हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ न्यूट्रॉन। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, फिर हमने प्रोटॉन पढ़ा और अब है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की पहले हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में एक्चुअल में रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बताया था। तो उसके 20 साल के बाद इस पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी आफ्टर 20 ईयर्स। तो इतना टाइम क्यों लगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो स्टार्ट में पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने देखा कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मींस जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। तो बात बराबर हो गई। तो यहाँ से जो रिसर्च था वो ख़त्म हो गया कि सारे साइंटिस्ट ये मान गए कि केवल एटम में दो ही चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन इस चीज़ का जो टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब एटॉमिक मास डिस्कवर हो गया। तो जब एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ तो उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास अलग हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं तो कुछ और आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड एटॉमिक मास इज 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास अगर हमने कैलकुलेट करके देखा तो 4 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर ओनली 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन के बेस पे 4 तो नहीं आ सकता, यानी इन दोनों में डिफरेंट आ गया। एक्चुअल कुछ और आ रहा है और हमने जो कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं कुछ और आ रहा है। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो उन्होंने देखा कि जो एक्चुअल में एटॉमिक मास है, एक्चुअल है जो एटॉमिक मास है वो क्या है, जो हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं उसका डबल है। कैलकुलेट करके देख रहे हैं एटॉमिक मास को, उसका डबल या उससे भी ज़्यादा आ रहा है। तब साइंटिस्टों को लगा कि इसमें हो ना हो कोई तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट है, थर्ड पार्टिकल। क्योंकि इसका मास इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है। अगर कोई और एग्जांपल, नियॉन इज देयर, तो इसमें 10 एंड 20। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 10 एंड नंबर एटॉमिक मास इज 20। तो क्या ये तो डबल है। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, यानी कि कई बार मोर देन डबल से भी ज़्यादा आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट है। क्योंकि जो एटॉमिक मास है उसे हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कैलकुलेट करके कुछ और आ रहा था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं इसमें प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन के बेस पे जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, और जो एक्चुअल में आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। और वो डिफरेंट क्यों आ रहा था, वो डिफरेंट इसीलिए आ रहा था कि जैसे मैंने कहा नियॉन है, तो नियॉन में 10 एंड 20। तो इसमें 10 न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, 10 प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का मास मिला के ये मास आता है। जो एटॉमिक मास होता है आपको बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है इसके मास से हम एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे तो वो हाफ या उससे भी कम था। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है, इसे हम नेगलेक्ट करते हैं। क्यों? इसको हम काउंट नहीं करते। जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही काउंट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम उसे नेगलेक्ट क्यों करते हैं? अगर कभी भी आपको एग्जैक्टली मास निकालना होगा तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? और जबकि हम ये भी कहते हैं कि जो एटम होता है इसमें तीनों चीज़ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन सवाल ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते, बल्कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर ये है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम होता है। यह 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो -31 ये बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी है। तो इतनी ज़्यादा कम है कि हम इसको कह सकते हैं कि हम इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसे मान सकते हैं कि जीरो है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए। तो इस सारी कंडीशन को देखते हुए तो जो रदरफोर्ड था, उस समय रदरफोर्ड ने 1920 में ये प्रिडिक्ट किया या सजेस्ट किया कि जो एटम्स होता है उसमें 1/3 फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने प्लस है उतने माइनस हो गए, तो एटम न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब वो जो थर्ड पार्टिकल है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, नो चार्ज, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और एक और चीज़ बताई उसने, पहली चीज़ तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा खास बात क्या है कि जो उसका मास है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू प्रोटॉन या स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो डबल से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, जितना प्रोटॉन का मास था उसके डबल से ज़्यादा। यानी कि जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास या तो प्रोटॉन के इक्वल है या इससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने प्रिडिक्शन किया था। तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था, इसने इस एलिमेंट को या इस पार्टिकल को डिस्कवर तो नहीं कर पाया हो, लेकिन उसने कहा कि अगर इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है, एक पार्टिकल इसमें और ज़रूर प्रेजेंट हो, कहा था उसने 1920 में, कि जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है और उसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है या थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन किया था वो किस बेस पे किया था? जो रदरफोर्ड था उसने जो प्रिडिक्शन किया था, पहला प्रिडिक्शन था कि थर्ड एलिमेंट भी प्रेजेंट है। थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट क्यों बोला उसने? क्योंकि जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। किसके कंपैरिजन में? जो उस समय हम कैलकुलेट कर रहे थे, एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड एटॉमिक मास। कैलकुलेट किसके बेस पे कर रहे थे हम? प्रोटॉन के बेस पे। लेकिन उसमें एक और एलिमेंट भी प्रेजेंट था जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास एक्चुअल में ज़्यादा आ रहा था। तो उसने कहा जरूर कोई ना कोई थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। जो सेकंड चीज़ उसने बोली वो ये कही कि जो ये थर्ड एलिमेंट है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, नो एनी चार्ज। क्यों? क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हो गए। तो और एटम न्यूट्रल होता है, तो अगर सपोज करो ये प्लस वाला होता तो एटम पॉजिटिव हो जाता, अगर सपोज करो ये नेगेटिव होता तो एटम नेगेटिव हो जाता। लेकिन एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। तो मीन्स क्या हुआ कि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। तो इसका मतलब जो ये थर्ड एलिमेंट है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ कही उसने वो कहा मास, कि जो थर्ड एलिमेंट का मास है वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए या फिर स्लाइटली, या तो इक्वल होना चाहिए और या फिर स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर ऐसा क्यों? क्योंकि जो
एक्चुअल में आ रहा था, जो एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक मास आ रहा था, एटॉमिक मास वो क्या था, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा था, डबल से स्लाइटली ग्रेटर था। तो इस वजह से इसने ये सारे प्रेडिक्शन किए, लेकिन ये इस एलिमेंट को डिस्कवर नहीं कर पाया था। अब हम फाइनली आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो फिर जो न्यूट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया और कब? तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। 1932 में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। तो कितने साल लग गए इसको डिस्कवर करते करते, बहुत ज़्यादा टाइम बाद ये जो थर्ड पार्टिकल था वो डिस्कवर हुआ। अब है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम या बोरॉन इज बम्बार्डेड विद अ स्टीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले उसने क्या किया, लाइटर एलिमेंट्स लिए, जो हल्के एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम या बोरॉन लिया और उसमें स्ट्राइक करवाया अल्फा पार्टिकल्स से। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं अल्फा पार्टिकल, तो इससे इसको बम्बारमेंट किया इसने, जो आपने रदरफोर्ड में देखा होगा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाया किसे, लाइटर एलिमेंट्स को। देन अ न्यू पार्टिकल इज फॉर्म्ड विच हैज नो चार्ज। तो वही हुआ, न्यूट्रल था। उसने देखा कि इसके बाद एक नया पार्टिकल इससे जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। एक नया पार्टिकल, जैसे इसने इसको स्ट्राइक कराया वहाँ से एक न्यू पार्टिकल निकला जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने की वजह से, न्यूट्रल की वजह से इसे क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रल है इसीलिए इसे न्यूट्रॉन बोला है। न्यूट्रॉन वर्ड है जो न्यूट्रल से मिलके बना है, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल है मीन्स नो चार्ज, तो इसीलिए इसे कह दिया न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन है ये इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरीके से ये न्यूट्रल होता है। अब देखो कैसे हुआ, यहाँ पे बेरिलियम है 4 and 9, एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास इज 9। हीलियम को ये अल्फा पार्टिकल कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो जैसे अल्फा पार्टिकल इससे बम्बारमेंट होगा तो ये कार्बन फॉर्म हो गया। देखो 4 + 2 6, तो 6 कार्बन है, एंड 9 + 4 13, तो 12 है, और एटॉमिक मास 1, दैट इज न्यूट्रॉन। तो जो न्यू पार्टिकल फॉर्म्ड हुआ दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। सेकेंड वन है बोरॉन का 5 and 11। फिर इसमें अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो ये 2 and 4। तो जैसे इसे बम्बारमेंट किया बोरॉन किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन में। कैसे, 5 + 2 7, तो 7 नाइट्रोजन का, और 11 + 4 15, तो ये 14 है, और एक बच गया तो 1। दिस इज न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। इसे ऐसे समझो, ये है आपका बेरिलियम Be, और यहाँ से मैंने स्ट्राइक करवाया किसे, अल्फा पार्टिकल को। अल्फा को हम हीलियम भी कहते हैं, 2 and 4, जैसे प्रोटॉन के लिए हाइड्रोजन वर्ड यूज होता है, ऐसे ही हीलियम के लिए अल्फा पार्टिकल के लिए हीलियम वर्ड यूज होता है। जैसे ये इससे स्ट्राइक कराएंगे, टकराएंगे हम इसको, इससे हमने टकराया, तो जो ये बेरिलियम था किस में चेंज हो गया, कार्बन में। और यहाँ से क्या हुआ, एक पार्टिकल निकला बाहर। जैसे आपने इसको इससे टकराया, एक पार्टिकल बाहर निकला, तो जो बेरिलियम था ये कार्बन में चेंज हो गया, और यहाँ टकराने के बाद एक जो न्यू पार्टिकल यहाँ से फॉर्म्ड हुआ, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। क्योंकि इट इज न्यूट्रल। तो यहाँ से टकराने के बाद जो पार्टिकल यहाँ से फॉर्म्ड हुआ, प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से निकला, इस पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। और यहाँ से जो बेरिलियम रखा था किस में चेंज हो गया, कार्बन में। ऐसी सेम है, अगर मैंने यहाँ पे बोरॉन रखा है, फिर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल से बम्बारमेंट कराई अल्फा पार्टिकल, तो ये जो बोरॉन है ये किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन में। और यहाँ से एक पार्टिकल बाहर निकलेगा, इस पार्टिकल को कहेंगे हम
न्यूट्रॉन, और हमने यहाँ से किसे बम्बारमेंट कराई थी, अल्फा से। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन डिस्कवर। अब क्या है कि वाई अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हम इसे क्यों कहते हैं? देखो, अल्फा का भी 2 and 4 होता है और हीलियम का भी 2 and 4 होता है। सिर्फ फर्क क्या है, जो अल्फा है दैट इज कैरी इट इज पॉजिटिव चार्ज, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अल्फा में इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन 2 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 हैं। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। बट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब ये अंदर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होंगे, तो न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये कई बार कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो मीन्स अल्फा पार्टिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, हीलियम का भी 2 and 4 और अल्फा का भी 2 and 4। बस डिफरेंस क्या है, अल्फा में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, जबकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कहते हैं। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो लगभग सेम होता है प्रोटॉन से, थोड़ा सा ज़्यादा। देखो 1.675 और वहाँ पे 3 है प्रोटॉन में, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 10⁻⁻27 kg, और विच इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रल है, मीन्स नो चार्ज। डेंसिटी है जो 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी लर्न करनी है, और ये हैवियर होता है प्रोटॉन से बाई 0.18%। स्पेसिफिक चार्ज यानी E/mb 0 होता है, क्योंकि इसका चार्ज 0 होता है, इसीलिए। और जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन है जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है और लीस्ट स्टेबल होता है। न्यूट्रॉन हैवीएस्ट होता है क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा होता है, और ये लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल जो दिया था, गिवन बाय J.J. थॉमसन इन 1904। 1904 में J.J. थॉमसन ने एक मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। किस लिए दिया था उसने मॉडल? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक मॉडल दिया था, जिसे कहते हैं थॉमसन मॉडल। ये आपने पहले भी पढ़ा है 9th में। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, जो एटम्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है, यूनिफॉर्म स्पेयर, यानी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्म स्पेयर हम कह सकते हैं। ये जो स्पेयर होता है यूनिफॉर्म, यानी कि जो प्लस चार्ज हो यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक ऐसा स्पेयर। और इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है लाइक दिस। जैसे ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, हर जगह पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट था कि इसमें एक स्पेयर टाइप का होता है, एटम स्पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, लगे हुए हैं, इस तरीके से। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है।
इसीलिए हम कह रहे हैं 1904 में इसने बता दिया था, 1904 में। तो अगर क्वेश्चन आता है कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बताया कि एटम न्यूट्रल होता है, तो दैट इज जे थॉमसन। और सेकंड चीज़ क्या है कि जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल है। अगर हम कहेंगे एटम न्यूट्रल क्यों है, मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज वाई एटम इज न्यूट्रल। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है। तो इसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। सब केस में क्या होता है, यहाँ पे रेजिन है जो पुडिंग लगे हुए हैं आपके इस तरीके से, उसमें क्या होगा रेजिन यहाँ ऐसे धसे हुए, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा पुडिंग में प्लम लगे हुए थे इस तरीके से। ऐसी वाटरमेलन होता है जो उसमें सीड्स लगे होते हैं, सीड्स। तो इसीलिए इसको हम वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। एंड लास्ट वन इज डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स क्या है कि ये जो मॉडल था ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था 1911 के आसपास। तो उस मॉडल को ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, यानी उसने इस मॉडल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सेकंड है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने कहा यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते, कोलैप्स हो जाते, तो स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी जीरो हो जाती। तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है, हम इसके जस्ट बाद रदरफोर्ड मॉडल को ही स्टार्ट करेंगे। जस्ट बाद इस जो टॉपिक है इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो रदरफोर्ड का ही मॉडल आता है। तो जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल है वो उसके रिजल्ट्स को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड सेकेंड वन इज जो स्टेबिलिटी होती है एटम की, मैंने कहा ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, तो क्या होगा एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये प्लस चार्ज और ये माइनस उसमें है, तो ये आपस में कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो इसके लिए इतना ही है। थैंक यू।